दोस्तों, आज का केस हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है। कहते हैं जुर्म की कोई शक्ल नहीं होती, क्राइम कभी भी किसी भी रूप में और कहीं भी हो सकता है। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है। अगर पावर और पैसा किसी गलत हाथ में चली जाए तो इंसान इंसानियत को भूलने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। नेपाल में जून 1980 में 3 लड़कियां काठमांडू से पोखरा घूमने के लिए निकलती हैं और शाम को उनको अपने घर वापस भी आना था। तीनों ही बहुत अच्छी और अमीर फैमिली से बिलोंग करती हैं। सुबह बस से वह तीनों लड़कियां पोखरा पहुंचती हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाती हैं। फिर शाम से रात हो जाती है और तीनों अपने घर नहीं पहुंचती हैं। अगले दिन घर वाले परेशान होकर काठमांडू से पोखरा पहुंचते हैं और तीनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन तीनों लड़कियों का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। ये तीनों लड़कियां कहां गायब हो गई थी? इस केस की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आपको यह केस, इस केस से जुड़ी स्टोरी और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, माधव राज भंडारी एक डिप्लोमेट थे। सुनीता और नमिता उनकी 2 बेटियां थी। सुनीता की उम्र 18 साल, नमिता की उम्र 16 साल और 19 साल की नीरा पराजुली इन दोनों की कजन सिस्टर थी। सुनीता, नमिता और नीरा यह तीनों नेपाल के काठमांडू के अमृत साइंस कैंपस स्कूल में पढ़ाई करती थी। तीनों ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जिनमें से सुनीता ने 4 साल तक इंडिया में ही पढ़ाई की थी, लेकिन फिर वापस नेपाल चली गई थी। अच्छे और अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे ये तीनों लड़कियां। यह बात है जून 1980 की। सुनीता, नमिता और नीरा यह तीनों बस से काठमांडू से पोखरा जाते हैं। पोखरा नेपाल का एक टूरिस्ट प्लेस है, एक बेहद ही खूबसूरत जगह है। गर्मियों की छुट्टियां थी, स्कूल बंद थे, तो तीनों ने प्लान किया कि चलो पोखरा घूम कर आते हैं। इस तरह सुनीता, नमिता और नीरा तीनों सुबह बस से पोखरा के लिए निकलती हैं और दिन भर पोखरा घूमकर शाम तक इन तीनों को वापस भी आना था। पोखरा में ही सेती नदी है और इसी सेती नदी का एक हिस्सा नेपाल आर्मी के लिए अलॉटेड है, यानी कि सेती नदी के एक हिस्से में नेपाल आर्मी का कैंप और बेस है। सुनीता, नमिता और नीरा तीनों बस से उतरती हैं। घूमते हुए तीनों सेती नदी के किनारे पहुंचती हैं, लेकिन अचानक से यह तीनों वहीं से गायब हो जाती हैं। सुबह से शाम हो गई और फिर रात हो गई। सुनीता, नमिता और नीरा तीनों घर नहीं पहुंचती। घर वाले बेहद परेशान हो जाते हैं। 1980 के दशक में मोबाइल नहीं हुआ करते थे। घर वाले कहाँ कांटेक्ट करें और किससे बात करें उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। इसलिए अगली सुबह घर वाले काठमांडू से पोखरा पहुंचते हैं। मिस्टर भंडारी की फैमिली और नीरा की फैमिली पोखरा पहुंचने के बाद तीनों को ढूंढना शुरू करते हैं, पर तीनों लड़कियों का कोई सुराग नहीं मिलता। हार कर फैमिली पोखरा पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस भी तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गुमशुदगी के 4 दिन हो जाने के बाद भी इन तीनों का कोई पता नहीं चलता है। 4 दिन निकल जाने के बाद, यानी कि तीनों बच्चियों के गायब होने के 5वें दिन सेती नदी के किनारे पर एक लाश मिलती है और इस लाश की शिनाख्त होती है नमिता के तौर पर, जिसकी उम्र 16 साल थी। नमिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नमिता की मौत डूबने की वजह से हुई थी। नमिता की लाश मिल गई, लेकिन सुनीता और नीरा का अभी भी कहीं अता पता नहीं था। फैमिली वाले बेहद डरे हुए थे, कहीं जो नमिता के साथ हुआ वह उन दोनों बच्चियों के साथ भी न हुआ हो। नमिता की लाश मिलने के 9 दिन के बाद एक और लाश मिलती है, इसी सेती नदी के दूसरे किनारे पर, और यह लाश सुनीता की थी और सुनीता के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन इस बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि सुनीता की मौत पानी में डूबने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हुई थी, यानी कि गला दबाकर सुनीता की हत्या की गई थी और सुनीता के साथ रेप भी किया गया था। सुनीता और नमिता की लाश मिल चुकी थी और सच सबके सामने आ चुका था, लेकिन नीरा का अभी भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। सुनीता की लाश मिलने के 1 हफ्ते बाद इसी सेती नदी के एक और किनारे पर एक और लाश मिलती है। लाश का चेहरा बिल्कुल पहचाने जाने लायक नहीं था। पानी में रहने की वजह से शव का चेहरा बेहद खराब हो चुका था, लेकिन शव पर मौजूद कपड़ों और दूसरी चीजों से पता चला कि वह शव नीरा का था। नीरा के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि
नीरा का भी रेप किया गया था और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे नेपाल में हंगामा मच गया। नेपाल में बेसिकली इस तरह के दुष्कर्म या इस तरह की विभत्स घटनाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए नेपाल के लोग बहुत हैरान थे। स्कूल की 3 बच्चियों के साथ ऐसा दुष्कर्म था, लोग सड़कों पर उतर गए, इन तीनों के लिए प्रदर्शन करने लगे। उधर पुलिस ने केस की तफ्तीश शुरू की। पुलिस को पोखरा के कुछ लोकल लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी कि सुनीता, नमिता और नीरा को आखिरी बार आर्मी कैंप एरिया की तरफ जाते हुए देखा गया था। यह बात सुनकर पुलिस को ऐसा लगा कि कहीं इस केस में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। चूँकि यह बात बहुत बड़ी थी, इल्जाम बहुत बड़ा था, इसके लिए पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। सिर्फ कुछ लोगों के कह देने से पुलिस आर्मी पर हाथ नहीं डाल सकती थी। जब तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं होता, पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। पुलिस ने पोखरा के और लोगों से जो वहाँ लोकल सेती नदी के आसपास रहते थे, उनसे बात करने का फैसला किया। बात करने के बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसी दौरान में अचानक एक विटनेस यानी कि एक गवाह सामने आता है और वह बताता है कि मैंने सब कुछ होते हुए देखा है। इस गवाह का नाम था चूड़ामणि अधिकारी। चूड़ामणि अधिकारी एक फॉरेस्ट ऑफिसर होता है और फिर पुलिस चूड़ामणि अधिकारी का बयान लेने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। चूड़ामणि ने अपने बयान में बताया कि ये तीनों बच्चियां घूमते हुए नदी के किनारे गई थी। वहीं पर कुछ लड़कों का एक ग्रुप था, जिनमें से 4 लड़के सुनीता, नमिता और नीरा से बात करते हैं और फिर बाद में उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। इस बात पर सुनीता, नमिता, नीरा और उन चारों लड़कों की कहासुनी भी होती है। वह लड़के नेपाल के शाही परिवार से थे, यानी कि जो नेपाल के राजा थे उस वक्त, उस परिवार से बिलोंग करते थे। अधिकारी ने आगे बताया कि उन्हीं 4 लड़कों ने सुनीता, नमिता और नीरा का रेप किया और मर्डर करके नदी में उनको बहा दिया। पुलिस ने चूड़ामणि को कहा कि ऑफिशियल बयान देने के लिए आप कल आइए। इसके बाद चूड़ामणि अपने घर चले गए। पुलिस, मीडिया और नेपाल की जनता को यही लगा कि एक विटनेस मिला है, अब केस आगे बढ़ेगा। अगले दिन चूड़ामणि को थाने आना था, लेकिन वह अपना बयान देने थाने नहीं आता। जब चूड़ामणि अधिकारी अपना बयान देने थाने नहीं पहुंचा, तो पुलिस उसके घर पहुंचती है और चूड़ामणि अधिकारी के घर पर पुलिस को उसकी लाश मिलती है। इस केस के इकलौते चश्मदीद गवाह की मौत हो चुकी थी। चूड़ामणि अधिकारी की डेड बॉडी पर एक कॉइन के जितना बड़ा सुराख बना हुआ था। उसकी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, हाथ पैर बंधे हुए थे। यह एक हत्या का मामला था और उसकी लाश को जलाने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन नेपाल पुलिस ने चूड़ामणि अधिकारी की हत्या को सुसाइड बताया। इसके बाद चूड़ामणि अधिकारी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उसको जहर देके मारा गया है। इस केस में अब नमिता, सुनीता और नीरा के बाद चूड़ामणि की चौथी मौत हुई थी। पुलिस, मीडिया या आम जनता को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि चूड़ामणि अधिकारी का कातिल कौन हो सकता था, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चूड़ामणि को मारने वाला वही हो सकता है जिसे यह डर हो कि सुनीता, नमिता और नीरा का केस उसके बयान से खुल सकता था। इस केस में अब तक 4 मर्डर हो चुके थे। धीरे धीरे यह खबर नेपाल के बाहर के देशों में फैलने लगी। अब उंगलियां नेपाल के शाही परिवार की तरफ उठनी शुरू हुई। कुछ ऐसे प्रूफ थे जिनसे साफ जाहिर था कि जिस दिन नमिता, सुनीता और नीरा पोखरा पहुंची थी, उसी दिन नेपाल के रॉयल फैमिली के 4 लड़के भी पोखरा गए थे और उन्होंने उन 3 बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की। रॉयल फैमिली के जिन 4 लड़कों को पुलिस ने सस्पेक्ट माना था, उनमें पहला नाम था प्रिंस धीरेन्द्र, जो उस वक्त के राजा वीरेंद्र का भतीजा था और राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र का बेटा था। दूसरा नाम था उदय शमशेर, जो उस वक्त के क्वीन का भाई था। तीसरा नाम नीर शाह का था, जो नेपाल के वेल नोन फिल्म डायरेक्टर और एक्टर था। नीर शाह रॉयल फैमिली के बहुत क्लोज था, क्योंकि रॉयल फैमिली में इसकी दूर की रिश्तेदारी थी। और चौथा नाम था विनोद शंकर श्रेष्ठ, जो नेपाल का एक बेहद बड़ा बिजनेसमैन था और रॉयल फैमिली के बेहद करीब था। रॉयल फैमिली के बारे में नेपाल में लोग बातें करने लगे। पुलिस अपनी जांच करती रही। तफ्तीश के दौरान ऐसी बहुत सी बातें या सबूत सामने आए जिससे यह केस रॉयल फैमिली से जुड़ा हुआ लगा। 1980 से अब
2001 आ चुका था, यानी कि 21 साल का वक्त निकल चुका था, लेकिन पुलिस ने ना तो अब तक किसी की गिरफ्तारी की थी और ना ही नमिता सुनीता के केस में कोई बड़ा कदम उठाया था। अलबत्ता पुलिस ने सेती नदी पर जहां इन 3 लड़कियों की लाश मिली थी, वहां लोगों को जाने से रोक लगा दी। मीडिया, पत्रकार, कोई भी उस जगह पर नहीं जा सकता था। उस जगह से लोगों को दूर रहने के लिए कह दिया गया। मीडिया और पत्रकारों को किसी भी गवाह से मिलने पर भी रोक लगा दी गई। हालांकि नमिता, सुनीता और नीरा बहुत ही अमीर घरों से बिलोंग करती थी, लेकिन रॉयल फैमिली के आगे शायद कुछ भी कर पाना उनकी फैमिली के लिए मुश्किल था। वहाँ के जर्नलिस्ट को धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। कहा जाता है उनसे कि इस स्टोरी को कोई भी कवर ना करे। जो पुलिस वाले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी हेरफेर किया गया। अब आता है जून 2001। इसी जून 2001 में रॉयल फैमिली का कत्लेआम हो जाता है। राजा वीरेंद्र की पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया जाता है। शाही परिवार के इस कत्लेआम के बाद जो राजा बनता है वह होता है ज्ञानेंद्र। सुनीता नमिता केस में ज्ञानेंद्र का बेटा प्रिंस धीरेन्द्र ही पहला सस्पेक्ट था। चूँकि अब मेन सस्पेक्ट धीरेन्द्र का पिता ज्ञानेंद्र ही राजा बन चुका था और ज्ञानेंद्र के हाथ में पूरे नेपाल की पावर थी। पुलिस भी उसकी मुट्ठी में थी। राजा बनने के अपने शपथ लेने के 10वें दिन राजा ज्ञानेंद्र एक ऑर्डर पास करता है कि नमिता, सुनीता और नीरा के केस को बंद कर दिया जाए। अब एक राजा का फरमान था, कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इस ऑर्डर के आने के तुरंत बाद ही जांच को रोक दिया गया और 2003 में नेपाल की पुलिस ने एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में लिखा था कि हमने इस केस में तमाम जांच किए, लेकिन कातिल का कोई भी सुराग नहीं मिला, इसलिए यह केस यहीं पर बंद किया जा रहा है। 42 साल के बाद भी नमिता, सुनीता और नीरा के साथ जो रेप और मर्डर हुआ, उसमें उनका कातिल कौन था, यह रिकॉर्ड पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। हालांकि पूरे नेपाल में आज भी इस केस को लेकर लोग बातें करते हैं, सरगोशियां करते हैं। उन्हें मालूम है कि शुरुआत में जो पुलिस की डायरी में लिखा हुआ मिला था, उसमें सीधे सीधे इन तीनों बच्चियों के रेप और मर्डर के लिए रॉयल फैमिली से जुड़े लोगों को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। डायरी में बकायदा लिखा हुआ था कि फॉरेस्ट ऑफिसर चूड़ामणि अधिकारी की हत्या कर दी गई थी। उसने अपने बयान में बताया था कि रॉयल फैमिली से जुड़े 4 लोग उस वक्त सेतु नदी के किनारे ड्रिंक कर रहे थे। नमिता, सुनीता और नीरा को देखकर वह लोग छेड़छाड़ करने लगे। उन तीनों ने पलटकर जवाब दिया और इसी बात पर गुस्सा होकर प्रिंस धीरेन्द्र, उदय शमशेर, नीर शाह और विनोद शंकर श्रेष्ठ ने उन तीनों लड़कियों को उठाया, उनके साथ बारी बारी से रेप किया और फिर उनकी हत्या करके वहीं सेती नदी में उनकी लाश को डाल दी। यह सब घटना चूड़ामणि अधिकारी ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऑफिशियल बयान देने से पहले उसकी भी हत्या कर दी जाती है। चूड़ामणि अधिकारी के इस बयान के बावजूद भी यह केस अनसॉल्व्ड रहा और इस तरह से इस केस पर पर्दा डाल दिया गया। वक्त बदलता है और नेपाल से राजशाही खत्म हो जाती है, डेमोक्रेसी आती है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार बनती है और इतने सालों के बाद फिर से नमिता, सुनीता और नीरा के केस की जांच की मांग की जाती है, क्योंकि पूरे नेपाल के लोगों को यकीन है कि इस रेप और मर्डर के पीछे रॉयल फैमिली का ही हाथ था। लेकिन अभी तक इस केस की कोई भी नई अपडेट नहीं आई है। केस रीओपन होने की भी कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। दोस्तों, अगर आपको इस केस से जुड़ी स्टोरी और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप क्राइम डाइजेस्ट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें।